ये आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो रिलेशन और फंक्शन है। हम लोग तेजी से रिलेशन और फंक्शन को कवर अप करेंगे। उसमें उन चीजों को जो हमारे 12th से सीधा सीधा कनेक्टेड है उसको हम लोग थोड़ा एम्फसाइज करेंगे। आप भी उसको अच्छे से तैयार रखोगे। होपफुली आपके आसपास आपका पेपर और पेन है, मतलब कॉपी और पेन है, जरूर रखोगे। थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, अदरवाइज हम लोगों को दिक्कत होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर कहूं तो रिलेशन और फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम लोग कहें तो इसको डिफाइन करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ चीज को रिकॉल करते हैं। चलो मुझको एक बात बताओ, ऑर्डर्ड पेयर समझते हो? याद है किसी को ऑर्डर्ड पेयर क्या है? यस सर। बोलो। हाँ, ये तो आरुषि की आवाज थी, आ गई। चलो, तो ऑर्डर्ड पेयर बेटा हम लोग कहते हैं उसको जिसमें हम लोगों को पता है कि वो जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो उसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि वो पेयर है मतलब दो उसमें एलिमेंट्स हैं, दो थिंग्स हैं, दो नंबर्स हैं, ऑर्डर्ड है। ये दो जो है वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड होने का मतलब क्या कि पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का मेंबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का मेंबर है। कहने का मतलब ये कि A इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है इसके मेंबर्स और B का मेंबर है अगर मान लो कि 2 4 है, तो अगर हम लोग पेयरिंग करें ऐसा जिसमें हम लोग पहला मेंबर इसका लें, जैसे 2 ले लें और दूसरा मेंबर इसका ले लें 4, तो ये जो पेयर है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जिसमें हम लोगों ने ये डिसीजन ले रखा है कि ये जो पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट श्योरली पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों के पास है कोऑर्डिनेट्स में। हम लोगों ने जो पढ़ा था किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर मान लो किसी पॉइंट का अगर हम लोग कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मान लो कि लिखा हुआ है 2, 3, तो हम लोग यहाँ सीधे सीधे समझते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 2। कहने का सीधा मतलब कि y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। ये हम कभी भी नहीं कहते कि उसका y कोऑर्डिनेट 2 है। मींस ये कि हम लोगों ने पहले से ये डिसाइड कर रखा है कि पहला वाला x कोऑर्डिनेट ही होगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब ये एक ऑर्डर में है, एक खास ऑर्डर में है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था उस चीज को समझने के लिए। चलिए हम लोग थोड़ा इस बात को फिर से एक बार देख लें डेफिनेशन को। A and B are two non-empty sets। non-empty देख करके कभी नहीं घबराना है। non-empty का मतलब ये होता है कि हम लोग कहना ये चाहते हैं कि यूजुअली जनरली अपना सेट non-empty हो, लेकिन अगर empty है इट्स ओके, दैट इज कह लो कि वो एक ऐसा सिचुएशन है जो जनरल नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर उसमें A और B दो मेंबर्स हैं तो अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें यूजुअली हम लोग A को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट और B को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। इसको कभी कभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखें। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें। याद है आपको ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड इक्वालिटी किसको कहते हैं? देखिए, अगर कोई भी दो पेयर इक्वल हो, कोई भी दो पेयर अगर इक्वल हो तो ये तभी इक्वल होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे अगर यहाँ कहा जा रहा है कि A, B इक्वल टू C, D, तो इन दोनों का जो पहला एलिमेंट है और इन दोनों का जो दूसरा एलिमेंट है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब A मस्ट बी इक्वल टू C एंड B मस्ट बी इक्वल टू D। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, जैसे ये वाला कि हम लोगों को गिवन है कि 2A - 3, B + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3A + B, 2B + 5। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि ये तभी पॉसिबल है जब 2A - 3 पहला एलिमेंट पहले वाले का इज इक्वल टू 3A + 1
पहला एलिमेंट दूसरे वाले का, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, b + 2 = 2b + 5। चलिए, ये मेरा इंटेंशन था कि कब दो पेयर इक्वल होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं। लेकिन चलिए ए और बी फाइंड भी कर लें। तो ए अगर बी इससे हम लोग फाइंड करना चाहें तो इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर, तो a = -4 और b = इसको इधर कर लेंगे तो b बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो -3। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो सर। नो प्रॉब्लम। चलिए, हम लोग अपने काम को धीरे धीरे ऐसे ही तेजी से बढ़ाएं। कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात हो आप तुरंत मुझको इंटरप्ट करोगे, मैं तो तेजी से ले जाऊंगा। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग कहते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। मान लीजिए कि अपने पास ए और बी नाम के दो सेट्स हैं, ए और बी नाम के दो सेट्स हैं, और अगर हम लोग इनके बीच में पेयरिंग करना चाहते हैं तो इनके बीच में जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे उनके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डिफाइन किया ऐसे कि a क्रॉस b इज टू, यहां मैं थोड़ा स्लो हो गया, a क्रॉस b, a कॉमा b, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। देखिए, इसमें दो बातें हम लोग थोड़ा दिमाग में रखें, इसका कनेक्शन आगे है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जो हमको पढ़ना है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन इसका नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन है। देखिए, पहली बात ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई कहे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहली बात दिमाग में लाइएगा कि ये इसका जो मेंबर होगा, a क्रॉस b का जो भी मेंबर होगा, a क्रॉस b का जो भी मेंबर होगा वो एक पेयर होगा। ठीक है, a क्रॉस b का जो भी मेंबर होगा वो एक पेयर होगा। ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला मेंबर a का, दूसरा मेंबर b का। ये कभी नहीं बोल रहा है कि a क्रॉस b का कोई भी मेंबर होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2,3 हो सकता। ओके, इसके बाद ये हमारे बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। समझिए कि हम लोग जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आगे 12th में कुछ चीजों को हमको पढ़ना है, उसमें यहाँ डिसीजन होगा कि कौन अच्छे से समझ रहा है, कौन अच्छे से नहीं समझ रहा है। ये डिसीजन होगा इस नॉलेज से कि कौन इसको बहुत तेजी से रिकॉल करता है, क्विक रिकॉल करता है, और कोई डिलेड करता है। चलिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? n into nb। चलिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई मुझको ये बताओ कि ए में एलिमेंट्स है 5 और ए में एलिमेंट्स है 5 और बी में एलिमेंट्स है 3, तो मुझको आप ये बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 15। हाँ, मुझको एक बात और बताइए, जो सेट्स में आप पढ़े थे उसके हेल्प से मुझको ये बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? 2 to the power 15। हाँ, जब भी कोई बोले सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सुनते ही जैसे वो कहता है ना कि एकदम कुछ कुछ बदन में होने लगे, हम सीधा लिखेंगे पहले 2, इसलिए कि जो भी एलिमेंट है उसके पास दो चॉइस बनते हैं कि वो सबसेट का मेंबर हो या ना हो, इसलिए पहले तो बेस में 2 और उसके ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार 2 का प्रोडक्ट, मतलब इसके ऊपर 15। क्लियर? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो सर। नहीं है। चलिए, हाँ, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया, एक बार इसको रिव्यू कर ले। चलिए, हो गया। यहाँ के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, अगर ये पार्ट आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है बी जिसके मेंबर्स हैं 2 4 5 6, तो आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हो गए 2 4 और 5, करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes. आप मुझको ये बताओ कि एन ए इंटरसेक्शन बी में अगर 3 एलिमेंट्स है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? No, sir. कभी नहीं नो होंगे, कभी नहीं होंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर ये इक्वल होते तो ए क्रॉस बी का अगर कोई मेंबर ले ले 1,2, ठीक है, और बी क्रॉस ए का कोई मेंबर ले ले 2,1, क्या ये दोनों इक्वल है? No, sir. नहीं है। No, इसलिए sir. नहीं है कि ये तभी इक्वल होते जब पहला मेंबर इक्वल होता। हम लोगों को मालूम है कि नहीं है, 1 2 के इक्वल नहीं है। दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के इक्वल होता तो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉर्मली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी दोनों सेम सेट है। क्लियर? अगर कोई कह दे, Yes, जबरदस्ती sir. कह दे कि नहीं भाई चलो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम सेट, तो सॉरी दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों सेम सेट हो। चलो आइए जिस बात पर मैं पहुंच रहा था उस पर आइए। ये अगर एन एक इंटरसेक्शन बी 3 है, कहने का मतलब कि ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 3 है। तो इन दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स का जो नंबर होगा ये होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। ये देखो ये 3 नंबर्स कॉमन है, ये दोनों, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों। क्लियर? इतना समझ रहे हो? यस Yes. एक Yes. बात बताओ बेटा, अगर ये 3 इक्वल है तो 2 2 इधर से बनेगा 2 2, ये 2 4 तो इधर से भी बनेगा 4 2 जो कि यहां से मिल रहा है। मतलब इन तीनों का जो टोटल पेयर बन सकता है पॉसिबल है 9 है कि नहीं? 3 3 या 9। Yes, sir. तो Yes, ये sir. जो 3 एलिमेंट दोनों में जो कॉमन है इनसे आपस में 9 पेयर्स बनेंगे, वही 9 पेयर्स दोनों में कॉमन होंगे। क्लियर है? ये लाइन याद रहेगा, ये चाहिए मुझको 12 में। क्या ये याद रहेगा? ए और बी में Yes, sir. चलिए मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं। मान लीजिए ए और बी में 5 एलिमेंट्स कॉमन है, ए सेट में और बी सेट में 5 एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों में 5 स्क्वायर मतलब 25 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, ये sir. मुझको चाहिए बेटा। ये Yes, इसमें sir. देर नहीं होना चाहिए कि सर जस्ट गिव मी सम टाइम्स आई विल रिकॉल इट। नहीं, आई विल नॉट गिव यू एनी टाइम। इंस्टेंटेनियसली आपको जवाब देना होगा कि सर इट विल बी 5 स्क्वायर 25। इज इट क्लियर? ये आपकी कॉपी में नोट हो जाए। चलिए आगे। यस फिर इसका आगे। एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से दे सकते हैं? देखो बेटा, आप बहुत लिंगर करोगे ना तो फंस जाओगे, है ना। एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया कि इसमें अगर 3 एलिमेंट्स कॉमन है तो साफ साफ बात है कि ये जो 3 के बीच में जितने भी पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे। इधर से 2 4 का पेयर बनेगा तो इधर से भी 2 4 का पेयर बनेगा। ए क्रॉस बी में भी समझ गया, सर। 2 4 होगा, बी क्रॉस ए में भी 2 4 होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो ये जो 3 एलिमेंट्स थे, ये 3 एलिमेंट्स अगर आपस में पेयरिंग करेंगे तो टोटल 9 पेयर्स बना सकते हैं। और ये जो 9 पेयर्स होंगे वो ए क्रॉस बी में भी होगा, बी क्रॉस ए में भी होगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ये मुझको चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अपना जो टर्म है उसको रिकॉल करें। ये था अपना रिलेशन
जो हम लोगों ने 11 में पढ़ा। रिलेशन किसको कहते हैं बेटा, तो हम सबों को पता है, रिलेशन कहते हैं कि A क्रॉस B का अगर कोई सबसेट है, A क्रॉस B का अगर कोई सबसेट है, A क्रॉस B का अगर कोई सबसेट है, ओह क्या मैं लिख रहा हूं, A क्रॉस B का अगर कोई सबसेट है तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। A क्रॉस B का जो भी सबसेट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। ये स्टेटमेंट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो ये होगा, ये तभी होगा जब ऐसा है। मतलब इफ दिस वन इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट ओनली इफ दिस इज करेक्ट। कहने का मतलब सीधा सीधा समझो सिंपल लैंग्वेज में कि आर अगर रिलेशन है तो आर सबसेट है, आर अगर सबसेट है तो आर रिलेशन है। मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then R is a subset of A cross B. R is a relation from A to B, then R is subset of A cross B. ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, if R is subset of A cross B, then R is a relation from A to B. क्लियर? ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए यहां तक तो आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें डोमेन जानने के पहले एक दो छोटी चीजों को समझें। अगर हम लोगों ने कहा कि R इज सबसेट, अगर हम लोग कह रहे हैं कि R इज अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम A to B, A to B, तो इसका मतलब हुआ कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। या इसको ऐसा पढ़ो कि अगर A क्रॉस B का सबसेट है, इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, A to B। तो यहाँ पर हमारे सामने दो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, दो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। देखो अब एकदम सतर्क हो जाना, अब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन है 12th की पढ़ाई से। जो इसको प्रॉपर नहीं समझा उसको 12th में बहुत कुछ नहीं आने वाला, इसलिए कि जो है सो एक लॉजिक है और कुछ नहीं है। देखो इसमें अगर हम लोग कहें ऐसा कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो इसमें हम लोगों के पास दो बड़े अजीब से सिचुएशन आते हैं। जैसे फाइव इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, हम लोगों को मालूम है कि एम्प्टी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। क्लियर? यस सर। इसका मतलब ये श्योरली फाइव इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। यस सर। ठीक, इस रिलेशन को हम लोगों ने नाम दे रखा है, इस रिलेशन को हम लोगों ने नाम दे रखा है नल रिलेशन। हाँ, नल या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। सेकेंडली अगर हम लोग कहें कि A क्रॉस B, तो A क्रॉस B अपने आप का सबसेट होता है। हम लोगों को पता है, सेट्स में हम लोगों ने रिकॉल किया कि हर सेट अपने आप का सबसेट है। सो A क्रॉस B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? यस सर। हाँ, और हम लोगों ने कहा है कि अगर सबसेट है तो रिलेशन है, सबसेट है तो रिलेशन है। इसका मतलब therefore A क्रॉस B is a relation from A to B। ठीक है, ये रिलेशन है A to B, इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, चलिए ये कहलाया यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन थोड़े अलग तरह के रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस थोड़े अलग तरह के रिलेशंस हैं, तो इनको हम लोग कलेक्टिवली एक नाम से जानते हैं, वो नाम है ट्रिवियल।
क्लियर? तो हम लोगों ने इन दोनों को कहा ट्रिवियल रिलेशंस। इज इट क्लियर? ट्रिवियल का मतलब कुछ ये घबराना नहीं कि ट्रिवियल कुछ बहुत बड़ी चीज होगी, नहीं। ट्रिवियल का सीधा मतलब है these two are unusual results, these are not very common results, these two are not general results. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। एक बार इसको हम लोग देखें। ये जो है अपना ये डोमेन का केस है। चलिए अगर हम लोग इसको देखें, ये मैं चाह रहा हूं कि इसको दूसरे शीट पर मैं ले जाऊं। चलिए चलिए ये जो है अपने पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें ये क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए अपने पास एक सेट है, एक छोटा सा एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, मेंबर्स हैं इसके 2 4 6। दूसरा सेट है बी जिसके मेंबर्स हैं मान लो 1 2 4 1 2 4 5। ओके, मान लीजिए अगर मैं एक रिलेशन लेता हूं इस तरह का a comma b such that a belongs to a, b belongs to b and a divides b। आप बता सकते हो कि इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे? Two, two. 2 Sir, 2 2 2 4 2 4 कम ऑन। 2 के साथ और पेयरिंग नहीं होगी। नहीं सर अब नहीं होगी। No, sir, अब नहीं। हाँ तो अब क्या हमारे पास 4 बचेगा? 4 4। आगे बोलो, अब आगे कोई पेयर अब नहीं है। नहीं होगा सर। हाँ नहीं है। क्वेश्चन में अपने पास जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया बेटा? हम लोगों ने डोमेन ऑफ आर कहा कि अगर कोई एक मेंबर है आर का, मतलब रिलेशन में कोई एक पेयर है, तो उसके पहले एलिमेंट्स को अगर हम लोग ले लें तो उसके कलेक्शन को बोलेंगे, उसके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे डोमेन। और अगर हम लोग उसी के दूसरे मेंबर को ले लें तो उसको बोलेंगे रेंज। पहले मेंबर के कलेक्शन को बोलेंगे डोमेन, दूसरे मेंबर के कलेक्शंस को बोलेंगे रेंज। नाउ टेल मी इसमें डोमेन क्या होगा? 2 and 4. 2,4 गुड। रेंज ऑफ आर 2,4 2, 4. सेकंड लेंगे, ये लेंगे तो 2,4। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या डोमेन ए के इक्वल है? नो सर। नहीं है। No, sir. क्या रेंज बी के इक्वल है? No, sir. नो No, सर। sir. नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें बी में डाल देता 6 5 6 तो 6 6 भी एक पेयर बन जाता। यस Yes, सर। sir. तब डोमेन में 6 आता कि नहीं आता? यस सर। आता। Yes, sir. तब अपना डोमेन ए के इक्वल होता कि नहीं? Yes, यस sir. सर। होता। कहने का मतलब कि अपना डोमेन ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा ये फिक्स्ड नहीं है। इज इट क्लियर? तो जब रिलेशन में कोई बोले डोमेन तो हमको झट से ए नहीं बोलना है। अगर किसी ने कह दिया कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो झट से ये नहीं कह देना है कि अरे डोमेन का मतलब ए। इट्स रॉन्ग। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली रेंज का मतलब बी नहीं बोलेंगे, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर डाल देता 1, यहाँ डाल देता 1, ए में डाल देता 1, तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो एक पेयर बनता 1 1, एक पेयर बनता 1 2, एक पेयर बनता 1 4, एक पेयर बनता 1 5। बनता कि नहीं? यहाँ अगर मैं 1 Yes, लिखूं,
यहाँ अगर मैं 1 लिख दूं, जैसे मैं थोड़े दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ, ये समझो नहीं है, तो अपने पास पेयर्स जो है वो बढ़ जाते, इतने पेयर्स बढ़ जाते, 1 1 1 2 1 4 1 5, इतने पेयर्स बढ़ जाते। अब बताओ कि अपना जो रेंज है वो बी के इक्वल हो जाता कि नहीं? यस सर। हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज और डोमेन, इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? चलिए, ये बात Yes, sir. दिमाग में रखनी है, ये कोई खास बात होती नहीं। हाँ, को डोमेन किसको कहते हैं? Set of all elements in V. हाँ, सीधा सीधा कहेंगे इट इज बी। को डोमेन का सीधा मतलब होता है कि अपना रिलेशन में ए सेट के मेंबर्स किस सेट से जुड़े हुए, अपना जो पहला सेट है ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस दूसरे सेट से जुड़े हुए हैं, वो जो दूसरा सेट होगा उस दूसरे सेट का नाम होगा कोडोमेन। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? No, sir. नो सर। नहीं है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कवर अप किया। एक टर्म हम लोगों के सामने आता है रिलेशन इन सेट, जो कि अभी आप 12 में एकदम धुआंधार पढ़ो, आप नहीं पढ़ो, 2 लोग पढ़ो, आरुषि और रुद्र पढ़ लो। रिलेशन इन ए सेट, इस टर्म का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग ऐसे समझे कि अगर कोई कहे कि आर इज अ रिलेशन इन ए, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब हम ये समझेंगे कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि R इज अ बाइनरी रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन इन ए। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? मतलब हाँ, सर। अगर ये बात जो भी मैं कह रहा हूं बेटा, अब ये सब एकदम दिमाग में रखना है, इसमें कहीं पर कोई ये सब नहीं कि 11 में पढ़ लिया काम खत्म, नहीं, ये पूरा का पूरा 12 में चाहिए। 12 की पढ़ाई जब भी होती है तो पहले इन चीजों को कहा जाता है। सो मान करके चलिए कि ये तो आपको आना ही आना है। सो आर इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए का मतलब हो गया कि आर ए से ए में रिलेशन है, दैट मीन्स आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक बार रिहर्सल हो जाए, ये मुझको बताइए कि ए सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3। नाउ टेल मी कि आप ये मुझको बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power 9। हाँ इन ए का मतलब हो गया अपने पास 2 टू द पावर, जितने सबसेट्स होंगे, किसके सबसेट्स होंगे? ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए में कितना मेंबर है, मेंबर पता होगा तभी सबसेट पता होगा। तो ए क्रॉस ए में 3 into 3 9 मेंबर्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग कहें तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस टोटल पॉसिबल सबसेट्स के इक्वल होंगे, और सबसेट्स जहां आप लिखते हो नंबर ऑफ सबसेट्स तो पहले 2 लिखते हो, इसलिए कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस होता है, इसलिए 2 लिखते हो, और जितने एलिमेंट्स उस सेट में है उतनी बार 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब पावर के रूप में लिखते हैं। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो ये होगा अपने पास 9। कहने का मतलब कि अगर ए में n एलिमेंट्स होते, ये बाद में भी है बोर्ड में, सो हम लोग लिखेंगे नहीं अभी यहाँ, ये याद रखेंगे। तो दिमाग में आया कि रिलेशन इन ए सेट। अच्छा चलो, एक बात और, कई बार तुम देखोगे ना कि इस इन के बदले में लिखा रहेगा ऑन, इस इन के बदले में लिखा रहेगा ऑन। तो घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि टीचर को प्रीपोजिशन नहीं आता है। टीचर जो है ना वो एकदम
अजीब तरह का, कभी इन बोलता है कभी ऑन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चलता है। आप इन भी बोल सकते हो, रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद हम लोग रिकॉल करें इनवर्स रिलेशन कि किसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। भाई साहब बड़ा आसान सा काम है। इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई तुमसे पूछे कि इसका मतलब क्या है तो क्या लिखते हो? 1/2. 1/2। 1/2. अच्छा ये क्या पढ़ा जाता है बेटा? 2 inverse minus 1. हाँ, इसको या तो हम पढ़ सकते हैं 2 to the power -1। जब हम लोग पावर बोलेंगे तो ये करेक्ट है, जब इसको पावर या इंडेक्स बोलेंगे तो ये करेक्ट है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसको इनवर्स पढ़ रहे हैं तो ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। देखो याद करो, तुम थोड़ा याद करो, 6 में 5 और 6 में तुम पढ़ते थे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये सिंबल हुआ, तो आंसर ये हुआ। फिर तुमसे क्वेश्चन था कि 2 का एडिटिव इनवर्स लिखो, 2 का एडिटिव इनवर्स लिखो, तो कितना लिखते थे? 0. -2 यार। Yes, sir, -2. Sorry, -2. चलो, तो कहने का मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स इट विल बी -2। माइंड इट। अब देखो बड़ा विचित्र लग रहा है कि कभी ऐसा लिखा हुआ देखे नहीं हो, लेकिन नहीं, ये होता है। मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने नशा नहीं किया है। ओके, सो 2 का इनवर्स 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। कॉल करेंगे, चलो ठीक है। देखिए पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो पार्ट है वो पार्ट मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इस पार्ट को अभी हम लोग अलग रखें। रिलेशन वो हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं। पहले तो फंक्शन को रिकॉल करो। क्या आप में से कोई फंक्शन को डिफाइन करोगे? बोर्ड की ओर मत देखो, ऐसे ही समझाओ। एनीबॉडी वुड लाइक टू? व्हाट इज अ फंक्शन? A special type of relation in which each element of set A is uniquely related to every element of set B. फर्स्ट क्लास। देखो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन जो है वो क्या है? एक खास तरह का रिलेशन है। खास तरह का रिलेशन हम लोग कब कहते हैं? जैसे मान लो कि कोई एक रिलेशन है अपने पास आर। अब इसमें हम लोगों ने कह दिया कि इसके, मान लो कि आर नाम का जो रिलेशन है वो है ए से बी, ए टू बी। मान लो ये रिलेशन है ए से बी, तो हम लोगों ने अगर ये डिसीजन ले लिया कि आर का जो, आर के लिए जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स पेयर्ड हो, सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर पेयर्ड। ठीक। दूसरी बात हम लोगों ने ये कह दिया कि नो एलिमेंट of A will be paired with more than one element of B। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि चलो पहले तो रिलेशन जो हम लोगों ने लिखा था उसमें पेयरिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, हम लोग पेयरिंग कर रहे थे, उसमें वन हो सकता है कि 3-3 एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड हो, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा मेंबर हो जो किसी से पेयर्ड ना हो, पहले सेट का कोई ऐसा मेंबर जो किसी से पेयर्ड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि नहीं ऐसा रिलेशन नहीं लेना है, हमको ऐसा रिलेशन लेना है, हम लोगों को ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें पहले सेट का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं हो जो पेयर्ड नहीं। अब एक बात बताओ,
अगर पहले सेट के सभी मेंबर्स पेयर्ड हैं तो डोमेन अपना क्या होगा? अगर पहले सेट के सभी मेंबर्स पहला पेयर्ड सेट हो पूरा तो डोमेन ऑफ A. आर जो है ये पूरा ए होगा, यस सर हो Yes, जाएगा। sir. चलिए, फिर कहा जा रहा है कि पहले सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड हो। मतलब अगर ए का एक एलिमेंट है 5 तो 5 की पेयरिंग होनी ही चाहिए, जरूर होनी चाहिए इस लाइन से। लेकिन आर की पेयरिंग, सॉरी 5 की पेयरिंग एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करें कोई रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे कि चलो ये फंक्शन है। सो फंक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो सर No, sir. मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात करें, इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात करें ऐसा कि मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2 और 3। दूसरा सेट है मान लीजिए बी जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर हम लोगों ने पेयरिंग कुछ ऐसी की कि 1 को हम लोगों ने पेयर कर दिया 2 के साथ, 2 को पेयर कर दिया 3 के साथ और इस 3 को पेयर कर दिया 1 के साथ, तो नाउ टेल मी इज इट अ रिलेशन और नॉट? क्या ये रिलेशन है? यस सर Yes, sir. हाँ, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है ए से बी। नाउ टेल मी क्या ये फंक्शन है? Yes, sir. यस है, है। तो ये फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन भी है। मान लो कि एफ लिख दिया मैंने फंक्शन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें थोड़ी ही कहा जा रहा है कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन देखते ही लगता है कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन है यस सर है ना? Yes, sir. जबकि ऐसा कुछ थोड़ी है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि ये रिलेशन है और ये फंक्शन है, नहीं। लेकिन जब हम लोग आर लिखते हैं तो बिना कहे दूसरा आदमी दिमाग में बैठा लेता है कि भाई ये रिलेशन है, और जब एफ लिखते हैं तो बिना कुछ समझे दूसरा आदमी दिमाग में बैठा लेता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. यूजुअली हम लोग एफ लिखा करेंगे, और ये ध्यान रखिए ये जो अपना है ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। Aerodynamic. ये हो गया अपना एरो डायग्राम। इसी बात को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर छोड़ो, अब तो फंक्शन बोल रहे हैं तो फंक्शन ही करें, है ना? अब इसको फंक्शन ही बोल लें। चलो, तो हम लोग लिखे एफ इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखें कि 1 इज पेयर्ड विद 2, 2 इज पेयर्ड विद 3 एंड 3 इज पेयर्ड विद 1। इस तरह से, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म Roster form भी, sir. हाँ, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। वेरी नाइसली सेड, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। चलिए, इसको अगर हम लोग चाहें तो और भी तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मान लो कि हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो यहां मैंने ले लिया, मान लो इसके डोमेन के मेंबर को 1, 2, 3, और इधर को डोमेन के मेंबर्स को, इस दूसरे वाले को को डोमेन बोलते हैं। मान लो कि ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो चलो मान लो कि हम लोगों ने ऐसा ले लिया, तो ये जो हो गया अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद अगर हम लोग इसमें 1, 2 को रिप्रेजेंट कर दें ऐसे, यहाँ क्रॉस बना करके, 2, 3 को रिप्रेजेंट कर दें यहाँ क्रॉस बना करके, और 3, 1 को रिप्रेजेंट कर दें यहाँ क्रॉस बना करके, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Representation. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, फिर से एक बार बोल दो,
कौन सा रिप्रेजेंटेशन? एनीबॉडी? एनीबॉडी? अरे Graphical representation. never think that you are incorrect. Your answer is wrong one. Never think like that. Come on. क्या कहेंगे? Graphical representation. हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कुछ नहीं समझ में आया तो ग्राफ के रूप में हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. सो वाई इट मे बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा चलो एक बात और बताओ कि अगर हम लोग इसको एक ट्रूथ टेबल की तरह बनाना चाहें, ट्रूथ टेबल की तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि नहीं? आप अगर मान लो कि इसको ऐसे करो, एक टेबल बना ऐसे, जैसे लोअर क्लासेज में करते थे. पहले में एलिमेंट था 1 2 3, दूसरे में एलिमेंट था कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. देखो आरुषि ने जो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाया था, टेबुलर फॉर्म को उसने रोस्टर फॉर्म करवाया था. यूजुअली उस फॉर्म को हम लोग रोस्टर ही बोलते हैं, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके साथ. अब अगर मान लो कि हम लोग इस आर नाम के रिलेशन को लिखें तो जो पेयर था अपने पास, जो पेयर था वो पेयर क्या था? 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ. तो 1 का 2 के साथ तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 2 होना चाहिए तो 1 कर देंगे. 2 का 3 के साथ तो 2 का 3 के साथ यहाँ 1 कर देंगे. फिर था 3 का 1 के साथ तो 3 का 1 के साथ 3 1 यहाँ 1 कर देंगे. रेस्ट को हम लोग 0 कर देंगे. Is it clear? And this is again Yes, sir. tabular form. हम लोगों ने इसको टेबल के रूप में इसको अरेंज कर दिया. थोड़ा सा याद करो, बाइनरी नंबर्स तुम लोगों को कंप्यूटर के टीचर्स ने बहुत पढ़ाया होगा. Yes, sir. है ना? 1 0. कुछ बाइनरी ही रिप्रेजेंटेशन है. Yes, sir. है ना? मतलब 1 1 false, 1 2 true, 1 3 false, 1 4 false, 1 5 false, 1 6 false, like that. 2 1 false, 2 2 false, 2 3 true. Is it clear? Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए. अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस बोले. पहले इसको बड़ा करने के पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप सुना लो. What are the differences between relation and function? सर रिलेशन में जरूरी नहीं होता कि ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड हो, लेकिन फंक्शन में जरूरी होता है. Yes. और सर और फंक्शन में ए का सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होता है, जबकि रिलेशन में ये जरूरी नहीं है. चलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. व्हाट यू सेड उसको मैं रिपीट करता हूँ. देखिए हम लोगों ने कहा ये कि जब आप रिलेशन बोलते हो तो कोई जरूरी नहीं है. अगर कभी हम लोग कहें कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो अगर कोई कहे कि डोमेन ऑफ R बताओ तो इट मे बी A और may not be A. ये A हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही अगर हम लोग कहें ठीक है रुद्र ऐसे ही बीच बीच में वीडियो दिखाते रहो, लेकिन अगर हम लोग कहें कि F नाम का फंक्शन है A से B में, तो अगर कोई आपसे पूछे कि डोमेन ऑफ F तो आप एकदम क्लियरली लिखो A. इसलिए कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रिलेशन के सारे रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन ले लें जिसमें पहले सेट के सभी एलिमेंट्स पेयर्ड हो. तो जब सभी एलिमेंट्स पेयर्ड होंगे तो पहले एलिमेंट्स का जब कलेक्शन आप करोगे तो सेट ए मिल जाएगा. ये एक बात थी.
इसके बाद ये बताइए कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि इसको एक बार हम लोग दूसरे जगह पर लेकर के एक बार फिर से कर लें। तो in a relation from A to B, an element of A may be related to more than one element. लेकिन हम लोगों ने कहा कि फंक्शन होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पहले सेट का सारा एलिमेंट पेयर्ड हो, लेकिन उनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो कि एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड हो। इसी को हम लोगों ने कहा एक साथ कि एवरी एलिमेंट of the first set must be uniquely associated to, मतलब paired to, associated to the elements of the second set. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। कि अगर हम लोग कहें तो इसको एक साथ मिला करके कह सकते हैं कि रिलेशन के ऐसे रिलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें पहले सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिकली पेयर्ड हो। यूनिकली पेयर्ड का मतलब इसमें दो चीजें होती है। यूनिक वर्ड का मतलब होता है श्योरली वन बट नॉट मोर देन वन। अगर मैं कहूं कि ये स्टाइलस यूनिक है, आई हैव यूनिक स्टाइलस, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बोलचाल में हम लोग यही समझते हैं कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। नहीं, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर कोई कहे कि आई हैव यूनिक स्टाइलस, तो इसका मतलब हुआ कि आई हैव श्योरली वन स्टाइलस बट नॉट मोर देन वन। आई हैव वन स्टाइलस श्योरली बट नॉट मोर देन वन। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं? No, sir. चलो बेटा, कहने का मतलब ये सब कुछ हम लोगों का रिकॉर्ड है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 1 मिनट बैक कीजिए ना। हो गया सर। ओके, देखो इसके बाद हम लोग कह रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस को। तो पहला फंक्शन हम लोगों ने, देखो फंक्शंस को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में। हम लोगों ने कहा था एक को अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरे को कहा था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और तीसरे को हम लोगों ने कहा था सम स्पेशल फंक्शंस। क्लियर? अलजेब्राइक फंक्शंस का के पार्ट में एक ये था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, fx। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा हुआ हो fx = y, तो इसका क्या मतलब होता है? सर x में जो भी वैल्यू डालेंगे वो y दे देगा। नहीं, इसके इतने मतलब सुनो। पहला कंक्लूजन ये निकला कि नेम ऑफ द फंक्शन is f. Okay. Number two, image of x is y, that is x comma y belongs to f. Clear? x का इमेज y। Number 3, pre-image of y is x। x जो है वो y का प्री इमेज कहलाएगा और y x का इमेज कहलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
ये सब हम लोग जानते हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं। तो चलिए, अपने पास जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया ऐसा फंक्शन कि कोई अगर लिखे कि f(x) = c या समझो f(x) = 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बेटा आप ध्यान रखो, आप रिप्लेस कर दो इस fx को y से, इस fx को y से रिप्लेस कर दो, आप इसको लिख दो y = 5, क्लियर, और आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ सिंपली, ये ग्राफ कैसा होगा? तो आप जान रहे हो कि ये कैसा ग्राफ होता है? पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस। हाँ, इसलिए कि y = 5 का मतलब हो गया कि y कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। और y कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस। तो इससे 5 यूनिट अवे, तो 5 यूनिट अवे यहाँ होगा, ये लाइन होगा, इस लाइन के सारे जो पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 5 होगा। इसको आप कह सकते हो y = 5 या कह सकते हो f(x) = 5। चलो, आई थिंक रिकॉल हो गया होगा, आगे बढ़े। यस यस सर। चलिए, दूसरा जो अलजेब्राइक फंक्शन था उसका नाम हम लोगों ने रखा था आइडेंटिटी फंक्शन। बताओ आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? अगर सर किसी ऐसा फंक्शन जिसमें जो भी वैल्यू डाले वही मतलब एलिमेंट का इमेज खुद हो, इनपुट इज इक्वल। हाँ, Yes. एलिमेंट का इमेज खुद हो, मतलब अगर इनपुट करें, अगर f को फंक्शन जो है इसको अगर हम लोग समझे इस तरीके से कि f नाम का एक मशीनरी है, अपने पास डिवाइस है जिसमें हम लोगों ने इनपुट किया, मान लो x और आउटपुट निकला y, तो हम लोग कहा करते हैं कि f इज ए फंक्शन अंडर विच इनपुट ऑफ x इज इक्वल टू y, इनपुट ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में फंक्शन को बोल रहे हैं, बात वही कर रहे हैं कि f क्या है? तो एक कमांड है, एक रूल है जिसने x को एसोसिएट किया, x को पेयर किया y के साथ। कहने का मतलब कि x, y f का मेंबर है। f नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है उसमें x, y पाया जाता है, मतलब x जो है वो y से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि अगर इनपुट आउटपुट के रूप में देखें तो f नाम का जो कमांडिंग चीज है, मशीनरी है, उसने x को y से जोड़ दिया, तो x का आउटपुट y। चलिए, अगर हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं, तो आइडेंटिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अपने पास x का इनपुट x होना चाहिए, 1 का इनपुट 1 होना चाहिए, 2 का इनपुट 2 होना चाहिए, और इसका ग्राफ आपको याद है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको क्या लिखेंगे? y = x। इसका ग्राफ कैसा होता है? सर ओरिजिन से पास करिएगा, ओरिजिन से जाएगा और इसको 45 डिग्री पर कट करेगा, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस। इज इट क्लियर? इससे कनेक्टेड हम लोगों ने एक और ग्राफ सीखा था 11 की पढ़ाई में, वो था f(x) = -x। ठीक है, मतलब आप समझो कि ग्राफ जो है वो ये था, इसका मतलब y = -x। इसका ग्राफ था ऐसा, याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, इन्हीं से आगे हम निकल करके अपना टॉपिक 12 में होगा। इज इट क्लियर अप टू दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। Okay. Now the next topic is modulus function. मॉडुलस फंक्शन, कोई बताओगे मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं? सर ऐसा फंक्शन जो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का आउटपुट एक पॉजिटिव वैल्यू में देता है। हम लोग यही इसका समझे आउटपुट कि हमेशा अपने पास पॉजिटिव जो होता भी है, अपने पास जो भी है वो आउटपुट के रूप में हमारे पास पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी।
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो, इस ढंग से लिखा हुआ हो, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बाहर हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट होगा, पॉजिटिव आउटपुट होगा। देखो बेटा, पॉजिटिव वर्ड बोलना टेक्निकली बहुत सही नहीं है। हम लोगों को कहना ये चाहिए कि हम लोग जो इस मॉडुलस सिंबल के भीतर लिखा हुआ है उसको साइन के बिना लिखेंगे। तो साइन के बिना अगर किसी चीज को लिखते हो तो उसको पॉजिटिव पढ़ते हो। जैसे अगर मान लो कि आप कहते हो कि मैंने बिना साइन के 5 लिख दिया, तो इस 5 का मतलब क्या हुआ? +5 हुआ ना? यस सर। यही Yes, कारण sir. है कि आप यहाँ समझो कि हम लोग यूजुअली कहते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देखो, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि इस मॉडुलस का आंसर के रूप में 3 बातें हो सकती हैं। अगर ये 0 है तो 0 होगा, और अगर इसके अंदर में कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, तो इसका आंसर भी 2 होगा। मतलब जो भीतर लिखा हुआ है वही बाहर होगा। इस दोनों को मिला करके एक साथ आप कह सकते हो कि मॉडुलस x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए कि अगर ये 0 है तो यहाँ भी 0 है, मतलब x को अगर 0 पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी x 0 हो गया। तो इसको यूजुअली एक साथ भी लिख के पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर इसके अंदर में लिखा हो -2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2. अच्छा, एक तो- बात बताओ, इसके अंदर x है और वो x अगर 0 है और मैं इसको लिख दूं -x, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग इसको -x लिख दें, अगर x 0 है और -x लिख दें, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम लोग चाहें तो इस दोनों को भी एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. इज इट क्लियर? ये शायद विजुअल नहीं है। मॉडुलस x -x if x is less than equal to 0. Is it clear? समझ रहे हैं इस Yes, बात sir. को? Yes, yes. इस बात को आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा, सॉल्व करना होगा। उस समय अगर हाफ इंफॉर्मेशन हो, फुल इंफॉर्मेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि हमको दोनों लेना है। तो जब दोनों लेना है तो उस समय इक्वल टू का सिंबल इसके साथ लो या इसके साथ लो, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वहां सोचना नहीं है। लेकिन अगर हाफ इंफॉर्मेशन है, हाफ इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में लिख दिया कि x इज नॉन निगेटिव, तो हम इसमें इक्वल टू 0 लगा करके लेंगे। अगर कह दिया क्वेश्चन में कि x इज नॉन पॉजिटिव, x पॉजिटिव नहीं है, तो वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो उस केस में इक्वालिटी का सिंबल इसके साथ देके आंसर करेंगे। नहीं, अगर इक्वालिटी का सिंबल देंगे तो अपना एक आंसर छूट जाएगा, इक्वल टू 0 वाला आंसर छूट जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, ये इक्वालिटी का सिंबल मॉडुलस में दोनों में से किसी के साथ लग सकता है, लेकिन अगर पूरा x का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम इक्वल टू का सिंबल पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। लेकिन अगर हाफ इंफॉर्मेशन है तो वहां ध्यान देना होगा कि निगेटिव के साथ भी इक्वालिटी का सिंबल होता है। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? No, सर sir. इसको डिफाइन कैसे करेंगे किसको? मॉड्यूलस को? ऐसे ही, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा, इसका कोई और दूसरा डेफिनेशन नहीं होता है। डेफिनेशन का मतलब ये होता है ना कि किसी चीज को अगर मैंने कह दिया, जैसे कभी कभी मैं मजाक में आपसे कहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग तरह का डेफिनेशन होता है कि इस कान को छुआ तो आंसर ए हो गया, इस कान को छुआ तो आंसर बी हो गया। सो डेफिनेशन ऑफ टचिंग द राइट ईयर, ओके, आई विल टेक 7 to 8 minutes. I will take 7 to 8 minutes, not more than that. Okay, 10 बजे हम लोगों का सेशन हर हालत में बंद हुआ करेगा। चलिए,
तो मैं ये कह रहा था बेटा कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और मैथमेटिकल डेफिनेशन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मॉडुलस, तो आप यही कहोगे कि मॉडुलस का मतलब हो गया कि इट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ इट इज लेस देन 0। अब कोई बोलेगा कि नहीं जस्ट यू एक्सप्लेन इट, तो एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट थिंग। एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज होती है, डेफिनेशन एक अलग चीज है। डेफिनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन ये है कि हम कहेंगे कि मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस का मतलब आप वो वैल्यू लीजिए जिसमें साइन ना हो, मतलब आप वो वैल्यू लीजिए जिसमें प्लस हो। तो अगर आपने मॉडुलस के भीतर में एक नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए, सो दैट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मॉडुलस के भीतर पहले से पॉजिटिव नंबर है तो आंसर के रूप में आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए एज यूजुअल, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। अगर मॉडुलस के भीतर में ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव 0 है तो उसको आप ऐसे ही बाहर लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उसमें प्लस या माइनस लिखने का, आप सीधे x लिख सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज द सेम थिंग, 0 और -0। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए इसका हम लोग एक बार ग्राफ देख लें। इसका ग्राफ है ऐसा, देखिए अभी हम लोगों ने क्या कहा, मॉडुलस x का मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा। मॉडुलस x का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एक मतलब पढ़ा x if x is greater than equal to 0, एक मतलब पढ़ा -x if x is less than 0। ओके, जब x के सारे वैल्यूज लिए जा रहे हो तो इक्वल टू यूजुअली हम लोग इसके साथ लगाते हैं, यहां भी लगाएंगे गलत नहीं होगा लेकिन वो अनकॉमन होगा। मैंने बताया कि ग्राफ जब आप बनाते हो, जब ग्राफ का काम करते हो तो आप करते क्या हो कि आप fx को x पढ़, आप fx को y पढ़ देते हो। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आपने यहां देखा x, ये क्या था fx इज इक्वल टू x, ये क्या है, ये लिखा हुआ क्या है fx इज इक्वल टू x, ये लिखा हुआ है क्या fx इज इक्वल टू -x। चलो मैं इसको कंप्लीट लिखता हूं, इसका मतलब था fx इज इक्वल टू x और इसका मतलब था fx इज इक्वल टू -x। तो हम लोग यूजुअली करते क्या है कि इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू x, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू -x। तो y इज इक्वल टू x ग्राफ आपने पढ़ा था कि ऐसा वाला होता है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि ये ग्राफ कब लेना है, 0 या 0 से अधिक में, मतलब x का वैल्यू अगर आप इधर लोगे तो निगेटिव हो जाता है, तो ग्राफ इधर नहीं जाएगा, आपको बस ग्राफ इधर ही लेना होगा। तो ये वाला पार्ट हो गया इसके लिए y इज इक्वल टू x के लिए, तो मतलब fx इज इक्वल टू x वाला ग्राफ हो। इसके बाद जब x निगेटिव है मतलब इधर है, तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ क्या होना चाहिए -x वाला। तो -x वाला ग्राफ अभी आपने पढ़ा था ऐसा, तो ये नीचे नहीं जाएगा। नीचे इसलिए नहीं जाएगा कि नीचे जैसे ही करोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जो नहीं लेना। तो मॉडुलस का ग्राफ ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया fx इज इक्वल टू -x, पूरा मिलकर के हम लोग बोलेंगे fx इज इक्वल टू मॉडुलस x। मतलब मॉडुलस x अपने आप में एक चीज नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीजों को, ये दो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला रेंज जो है जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, दूसरा रेंज हम लोग कह रहे हैं जिसमें ये x नेगेटिव है। इज इट क्लियर अप टू दिस? यस सर। चलिए एक और हो सकता है, उसके बाद हम लोग बंद कर लेंगे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं सो समझ लें। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल हम लोग लिखते हैं ऐसे, fx इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। ये थोड़ा थोड़ा बक्से की तरह लगता है कि चलो ये बॉक्स के भीतर में रखा हुआ है, तो हम लोग इसको कभी कभी बॉक्स फंक्शन, कभी कभी क्या एक कॉमन सा लैंग्वेज हो गया, हम लोग इसको बॉक्स 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 बोलते हैं। तो बॉक्स फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि अपना आंसर जो है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो आंसर है ये होगा
ये होगा इंटीजर that is greatest one but not greater than x. इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर which is greatest but not greater than 1. इस greater than x, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? not greater than x क्या x के इक्वल हो सकता है? यस सर। हो सकता है। इसका मतलब अपना आंसर जो है वो x के इक्वल हो सकता है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपसे मैं कभी पूछूं कि चलो इसका आंसर बताओ 2.3 का आंसर, तो आप क्या बोलोगे? 2 अगर मैं पूछूं कि 3 का आंसर बोलो तो क्या बोलोगे? 3 3 गुड। अगर मैं पूछूं -2.1 का आंसर बोलो? -1 चलिए मैं -2 समझा दूं तब आपका आंसर मैं सुन लेता हूं। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड सो ऑन, ये 3 है। इस तरफ है -1, इस तरफ है -2, इस तरफ है -3 एंड सो ऑन। आप ये देखो कि -2.1 कहाँ होगा? लगभग यहाँ पर होगा, ये पॉइंट Yes, sir. लगभग होगा -2.1। अब आप अगर -2 ले लोगे तो वो नंबर इंटीजर तो होगा, लेकिन क्या इससे ग्रेटर नहीं होगा? yes sir ग्रेटर। यस सर। इसका मतलब कि अपना आंसर -2 नहीं हो सकता, -1, -0, 1, 2, 3 भी नहीं हो सकता, ये सभी बड़े नंबर्स हो गए। अब आप ये बताओ क्या इसका आंसर -2 हो सकता है? नो सर। No, sir. नहीं हो सकता। No, इसलिए -2 इज ग्रेटर देन -2.1। देखो ये नंबर लाइन पर राइट है, इस नंबर से Yes, sir. ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब जो हम लोग कह रहे थे कि इससे अंदर में जो बॉक्स के भीतर नंबर है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो वायलेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर -3 में लिखो? Yes, yes sir. sir यस ओके, सर। तो नाउ इट्स ओवर, अगले दिन इसका ग्राफ करेंगे। ओके ओके सर। ओके बाय। Thank you, sir. गुड डे सर। thank you sir ऑल राइट Thank you, sir. बेटा।